दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। कभी लोगों से भरे रहने वाले शहर अब खंडहर बन चुके हैं। सड़कों पर इंसानों की जगह मछलियां तैर रही हैं, जैसे पूरा शहर समुद्र के नीचे दफन हो गया हो। इसी सुनसान और डरावनी जगह पर दो लोग सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, एक पिता और उसका बेटा। दोनों ने खास डाइविंग सूट पहन रखे हैं और हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहे हैं। पिता अपने बेटे को चेतावनी देते हुए कहता है, सामने टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हैं, ध्यान से चलना। बेटा थोड़ा बोर होते हुए जवाब देता है, हाँ डैड, मुझे भी दिख रहा है। उनके बीच की बातचीत से साफ पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है। वे पहले भी कई बार ऐसे खतरनाक इलाकों में आ चुके हैं। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने सुपरमार्केट के सामने पहुंचते हैं। इमारत आधी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है कि शायद अंदर कुछ काम की चीजें मिल जाएं। पिता धीरे से अंदर झांकता है और हर कोने को चेक करता है। इस उजड़ी हुई दुनिया में छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। जब वे स्टोर के अंदर पहुंचते हैं तो चारों तरफ धूल, मलबा और पानी में तैरती मछलियां दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर वर्षों से कोई इंसान नहीं आया। तभी अचानक बेटे की नजर एक शेल्फ पर पड़ती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। डैड, यहाँ तो ढेर सारे कैंड फूड पड़े हैं। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलक रहा है। पिता कहते हैं, जितना हो सके उतना सामान ले लेते हैं। बेटे को एक डिब्बा मिलता है। वो पूछता है, ये क्या है? पिता बताते हैं, इस पर लिखा है पाउडर मिल्क, दूध का पाउडर। फिर पिता बेटे को डांटते हुए कहते हैं, तुमने पढ़ना लिखना ठीक से नहीं सीखा है ना? बेटा जवाब देता है, सीख कर क्या फायदा, इसका इस्तेमाल करने की जगह ही कहाँ है? पिता गंभीर होकर कहते हैं, बेटा अभी ये बेकार लग सकता है, लेकिन एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए। बेटा थोड़ा चिढ़कर कहता है, आप फिर शुरू हो गए। पिता कबार में पड़े कुछ फोर्क और चश्मा भी उठा लेते हैं। बेटा कहता है, पापा हमारे पास पहले से बहुत सारे फोर्क हैं, हमें और नहीं चाहिए। पिता जवाब देते हैं, मैं कह रहा हूँ भले ही अभी बेकार लगें, एक दिन काम आएंगे। बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता। सामान भर जाने के बाद पिता कहते हैं, बस अब इतना काफी है, बेटा मजबूती से पकड़ लेना। इसके बाद वे एक रस्सी खींचते हैं और पानी के अंदर लगे एयर बैलून खुल जाते हैं। बैलूनों की मदद से उनकी ट्रॉली ऊपर की ओर उठने लगती है। आखिरी पैनल में वे डूबे हुए शहर के ऊपर तैरते हुए सतह की तरफ जा रहे हैं, जबकि चारों ओर मछलियां तैर रही हैं। उसकी नजर समुद्र के तल पर बसे एक विशाल डूबे हुए शहर पर पड़ती है। टूटी हुई इमारतें और सुनसान गलियां इस बात की गवाही दे रही थीं कि यहाँ कभी जीवन हुआ करता था। लड़की को अपने पिता की बातें याद आती हैं। पापा ऐसे स्थानों को खंडहर कहते हैं। उन्होंने बताया था कि कभी यह जगह लोगों की भीड़ और जीवन से भरी रहती थी, लेकिन अब सब कुछ समुद्र के नीचे दफन हो चुका है। गहरे अंधेरे में डूबी इमारतें बेहद डरावनी लग रही थीं। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और उन खंडहरों के बीच तैरती मछलियां मानो उस खोई हुई सभ्यता की आखिरी गवाह थीं। अचानक समुद्र की सतह पर बड़े बड़े गोल कैप्सूल उभरने लगे। पानी की तेज छींटों के साथ वे ऊपर आए, जैसे किसी लंबे सफर के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए हों। पास खड़ा जहाज धीरे धीरे उन कैप्सूलों के करीब पहुंचा। डैडी, ऊंचे मस्तूल पर बैठी छोटी रीटा खुशी से अपने पिता को पुकारती है। वह हमेशा की तरह सबसे ऊंची जगह पर बैठकर दूर दूर तक नजर रख रही थी। रीटा, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? पिता अपनी बेटी की तेज नजरों पर भरोसा करते थे। नहीं, कुछ भी नहीं। रीटा चारों तरफ देखने के बाद सिर हिलाकर जवाब देती है। आसपास का समुद्र पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। लगता है यहाँ आसपास पक्षियों के बैठने की भी कोई जगह नहीं। रीटा की बात सुनकर उसके पिता सोच में पड़ जाते हैं। खुले समुद्र में पक्षियों का न होना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आसपास कहीं जमीन नहीं है। कई महीनों से इन लोगों ने आसमान में एक भी पक्षी नहीं देखा था। दुनिया इतनी वीरान हो चुकी थी कि ऐसा लगता था जैसे जीवन पूरी तरह खत्म हो गया हो। लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या सच में हमारे अलावा कोई और जिंदा नहीं बचा है? उसकी छोटी बहन मासूमियत से अपने पिता की ओर देखकर पूछती है, पापा क्या बाकी सारे लोग भी मम्मी की तरह मर चुके हैं? ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पिता के पास ऐसा कोई जवाब नहीं था जो बच्चों के दिल को पूरी तरह तसल्ली दे सके। फिर पिता दोनों बच्चों के नाम लेकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। वह उनके सामने घुटनों के बल बैठते हैं और प्यार से कहते हैं, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे, मैं अपनी जान देकर भी तुम दोनों की रक्षा करूंगा। फिर वह बड़े बेटे की ओर देखकर कहते हैं, लेकिन तुम्हें दोनों को भी एक दूसरे की मदद करनी होगी। लड़का अपनी छोटी बहन की ओर देखता है। वह मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ। छोटी बच्ची भी मुस्कुरा उठती है। उस अंधेरे और अकेलेपन से भरी दुनिया में यही छोटी सी मुस्कान उनके लिए उम्मीद की किरण थी। पिता दूर से अपने दोनों बच्चों को देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। समुद्र के बीचों बीच एक पुरानी नाव लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। बोटा अपनी कहानी बताते हुए कहता है, विशाल समुद्र में जीवित रहने के लिए हर सदस्य को अपना हिस्सा निभाना पड़ता है। इसके बाद वो अपने पिता की ओर इशारा करता है। उसके पिता नाव की टूटी हुई लकड़ियों और मशीनों को ठीक कर रहे हैं। इस नाव पर हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं।
पिताजी शिकार करते हैं या फिर नाव की मरम्मत करते हैं। फिर लड़का अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताता है। मैं खाने और पानी की व्यवस्था संभालता हूँ। वह अभी छोटा है लेकिन फिर भी परिवार की मदद करता है। इसके बाद उसकी छोटी बहन दिखाई देती है जो हवा में सूखते कपड़ों को संभाल रही है। लड़का बताता है कि उसके पिता का सबसे खतरनाक काम क्या है। समुद्र के नीचे मौजूद खंडहरों की खोजबीन करना हमेशा पिताजी की जिम्मेदारी रही है। लड़का गर्व से कहता है, पिछले साल से उन्होंने मुझे सतह के पास शिकार करने की अनुमति दे दी है। अब वह बच्चा नहीं रहा। आखिर में पूरा परिवार समुद्र से निकाले गए सामान को नाव पर खींच रहा है। इससे साफ पता चलता है कि यह परिवार समुद्र की गहराइयों में मिले अवशेषों और शिकार के सहारे अपनी जिंदगी चला रहा है। कबाड़ जैसी दिखने वाली ये वस्तुएं उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। पुराने कैमरे, हेडफोन, घड़ियां और दूसरी रहस्यमयी चीजें निकालकर उनकी जांच करना उनका पसंदीदा शौक है। एक शाम सूरज डूबने वाला था और पूरा समुद्र लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। अचानक उन्हें रस्सियों से कसकर बंधी हुई कई पुरानी अलार्म घड़ियां दिखाई देती हैं। इतनी सारी घड़ियां एक साथ देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। पिता का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। बेटा समझ नहीं पाता कि आखिर कुछ पुरानी घड़ियों को देखकर उसके पिता इतने तनाव में क्यों आ गए। अचानक पिता जोर से चिल्लाते हैं, जल्दी करो। वे तुरंत जहाज के फर्श में बने एक हैच, गुप्त दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। बाहर समुद्र पर शाम का अंधेरा छाने लगा है और माहौल बेहद डरावना हो चुका है। पिता फिर चिल्लाते हैं, बोता, अभी के अभी अंदर जाओ। बेटा बिना कोई सवाल पूछे नीचे उतर जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर जहाज के अंदर टंगे हुए सूखी मछलियों पर पड़ती है। अचानक पोटा को याद आता है कि उसने उस मछली को सुरक्षित जगह पर नहीं रखा है। ये सोचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह घबराकर अपने पिता की तरफ देखने लगता है। बिना एक सेकंड गंवाए वे सभी को लेकर जहाज के अंदर बने एक गुप्त कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं, भारी लोहे का हैच जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया जाता है। बाहर समुद्र पर गहरी रात उतर चुकी है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसी बीच सबकी नजर कमरे में रखी कांच की बोतल पर जाती है, जिसके अंदर वह सुनहरी मछली तैर रही है। छोटी लड़की उसकी चमकती हुई सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह मासूमियत से अपने पिता से पूछती है, पापा, क्या मैं इसे गले लगा सकती हूँ? उसका यह सवाल सुनते ही पिता और पोटा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। दोनों तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। रीटा अभी भी उस सुनहरी मछली को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए थी। तभी अचानक जहाज के बाहर से एक भयानक आवाज गूंजती है। पूरा जहाज जोर से कांप उठता है। डर के मारे पिता तुरंत दोनों बच्चों को अपनी बाहों में छिपा लेते हैं, जबकि पोटा का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वे आ गए, पिता कांपती आवाज में फुसफुसाते हैं। बाहर गहरे समुद्र के बीच कुछ विशाल परछाइयां पानी को चीरते हुए जहाज की तरफ बढ़ रही थीं। रात का समय था और यही वो वक्त था जब वे रहस्यमयी समुद्री राक्षस शिकार के लिए निकलते थे। धीरे धीरे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों विशाल जीव जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर तरफ से वे जहाज के चारों ओर चक्कर काट रहे थे, मानो अपने शिकार का निरीक्षण कर रहे हों। पोटा की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। फिर अचानक एक विशाल समुद्री राक्षस जहाज के किनारे पर जोरदार टक्कर मारता है। पूरा जहाज हिल जाता है और पानी की ऊंची लहरें डेक पर आ गिरती हैं, जबकि अंदर छिपे पोटा, उसकी छोटी बहन और उसके पिता सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये भयानक राक्षस उन्हें ढूंढ न पाए। बोटा अचानक डर से कांपने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा है। वह घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहां से चले जाओ। लेकिन तभी उसके पिता शांत आवाज में उसे समझाते हैं, सब ठीक हो जाएगा बोटा। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वे बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेते हैं और कहते हैं, वे बस जिज्ञासा में नाव को कुछ बार धक्का मारेंगे, फिर पहले की तरह चले जाएंगे। पिता की बात सुनकर बोटा थोड़ा शांत होने लगता है। उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था। इसी बीच नाव के अंदर से कर्क कर्क की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। लकड़ियां चरमराने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो पूरी नाव किसी भी क्षण टूट सकती है। फिर एक दृश्य दिखता है जहां पिता दोनों बच्चों को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने बच्चों को छोड़ने वाले नहीं थे। बोटा मन ही मन सोचता है, पापा ने हमें कभी नहीं छोड़ा, आखिरी पल तक भी नहीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। घड़ी की टिक टिक के बीच बोटा लड़का नींद से धीरे धीरे जागता है। उसके सामने उसका पिता बैठा है, जो हमेशा की तरह उसे कहानियां सुनाकर सुलाने की कोशिश कर रहा है। बोटा उन नींदी आंखों से अपने पिता को देखता है और धीरे से पूछता है, पापा? फिर वह उत्सुकता से सवाल करता है, क्या आपके रहने वाली जगह पर भी बहुत सारे लेवाइथन होते थे? पिता हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, हाँ, क्योंकि लेवाइथन समुद्र के किसी भी हिस्से में रह सकते हैं। वह गर्व से कहते हैं, जहां मैं रहता था वहां हार्पूनर्स हुआ करते थे, जो लेवाइथन का शिकार करते थे। यह सुनकर लड़का चौंक जाता है। हार्पूनर्स? तब पिता उसे समझाते हैं कि हार्पूनर्स साधारण लोग नहीं थे।
वे बहादुर योद्धा थे जो विशाल समुद्री दैत्यों का सामना करते थे। हारपूनर्स वे योद्धा थे जो लेवाइथन से पूरे शहर और लोगों की रक्षा करते थे। इतना सुनते ही लड़के की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। पोता अपने पिता के कंधे पर बने टैटू को ध्यान से देखता है। पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक था। ये टैटू हारपूनर होने की निशानी है। लेकिन तभी पोते की नजर टैटू के चारों ओर बने 6 छोटे निशानों पर पड़ती है। वह उत्सुक होकर पूछता है, लेकिन ये क्या है? आपके पास 6 अजीब से निशान हैं। पिता उसकी बात सुधारते हुए कहते हैं, ये निशान नहीं है, ये तारे हैं। पोता हैरान हो जाता है, तारे? वो क्या होते हैं? पिता की आंखों में पुरानी यादें झलकने लगती हैं। वे धीरे से कहते हैं, हाँ, तुमने कभी तारे नहीं देखे होंगे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद हम हमेशा जहाज के निचले हिस्से में ही रहते हैं। वे भावुक होकर कहते हैं, कल्पना करो, काले आसमान में अनगिनत हीरे और जवाहरात बिखरे हुए हों और वे सब चमक रहे हों। तारे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। रात के समय पोता अपनी छोटी बहन के साथ आराम से सो रहा था। उसी समय पिता अपने बच्चों को देखकर हल्की मुस्कान देते हैं। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि एक दिन वह अपने दोनों पोतों को फिर से वह खूबसूरत रात का आसमान दिखा सकें। आसमान में चमकते सितारों के नीचे उनका छोटा सा जहाज समुद्र में तैर रहा था। सुबह होते ही पोता डेक पर पहुंचता है, जहां वह देखता है कि उनका एक हफ्ते का खाना पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मछलियां भी खराब हो गई थीं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। ये देखकर पोता घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि उनका पूरे हफ्ते का राशन खत्म हो गया। जब वे चारों तरफ नजर डालते हैं तो पता चलता है कि उनका जहाज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका परिवार अभी भी साथ था और जिंदा था। बोटा समुद्र की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या हम सच में इतने भाग्यशाली थे? तभी वह टूटी हुई नाव के किनारे बने विशाल दरारों की ओर इशारा करता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेहद ताकतवर चीज ने जानबूझकर नाव को चेतावनी दी हो। बोटा गंभीर आवाज में कहता है, देखो, ये सिर्फ नुकसान नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे वे हमें अपने इलाके से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हों। बोटा का पिता चिंता से कहता है, इसका मतलब है कि मुझे पूरी हफ्ते नाव की मरम्मत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि हमारे पास जरूरी पार्ट्स भी ना हो। ये सुनते ही बोटा के मन में एक विचार आता है। वह उत्साह से पूछता है, तो क्या मैं खंडहरों तक जाकर पार्ट्स ले आऊं? उसका पिता पहले तो चौंक जाता है, मानो उसने कुछ असंभव सुन लिया हो। बोटा समझाने की कोशिश करता है, जब आप मरम्मत में व्यस्त रहेंगे तब मैं नीचे जाकर जरूरी सामान ले आऊंगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसका पिता गुस्से और डर से चिल्ला उठता है, बिल्कुल नहीं बोटा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि वहां कितना खतरा है? वे समुद्री राक्षस उन खंडहरों में छिपे हो सकते हैं। वहां दिन के उजाले में जाना भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन बोटा हार मानने वालों में से नहीं था। वह शांत आवाज में कहता है, लेकिन मैं मदद कर सकता हूँ। हम कल ही वहां गए थे, है ना? अब मैं रास्ता जानता हूँ, मैं अकेले भी जा सकता हूँ। बोटा के पिता गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मैं उस जगह की जांच पहले ही कर चुका हूँ, वहां जाना अभी सुरक्षित नहीं है। फिर वे सख्त आवाज में कहते हैं, ये काम नहीं करेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम 17 साल के नहीं हो जाते। ये सुनकर बोटा और उसकी छोटी बहन दोनों हैरान रह जाते हैं। अचानक बोटा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, क्यों? फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि जहां चाहूं जा सकता हूं और जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन उसके पिता भी पीछे हटने वाले नहीं थे। वे सख्त लहजे में जवाब देते हैं, बोटा, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए नियम जरूरी हैं। बोटा तुरंत पलटकर पूछता है, कब तक? कब तक आप हमें छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते रहेंगे? पिता समुद्र की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, अगर तुम खंडहरों वाली जगह छोड़ दो तो मैं तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगा। वह शांत लेकिन दर्द भरी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहता है, नहीं। बोटा धीरे धीरे कहता है, फिर भी हम हमेशा इसी बोट पर फंसे रहेंगे। कैमरा दूर जाता है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। हम जहां भी जाएं वहां सिर्फ समुद्र है, हम कैद हैं। उसके लिए यह बोट सिर्फ घर नहीं थी, बल्कि एक तैरता हुआ पिंजरा बन चुकी थी। बोटा अभी भी उस मछली के बारे में सोच रहा था जो एक छोटी सी बोतल में कैद थी। उसे देखकर वह कहता है, बिल्कुल उसी बोतल में बंद मछली की तरह। अचानक उसके पिता उसकी सोच को बीच में ही रोक देते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, बोटा! लेकिन तभी अचानक उनकी छोटी बहन दौड़ते हुए आती है और उत्साहित होकर चिल्लाती है, डैडी, बोटा, लड़ना बंद करो और इधर देखो। लड़की समुद्र की तरफ उंगली दिखाते हुए खुशी से कहती है, पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं। ये सुनकर बोटा और उसके पिता तुरंत उस दिशा में देखते हैं। उनके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई देती है। बोटा, पाल ऊपर करो, क्योंकि समुद्र में रहने वाले लोग जानते हैं कि सीगल अक्सर जमीन या किसी बस्ती के आसपास ही दिखाई देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक समुद्र के बीचों बीच एक विशाल खंडहर दिखाई देता है। बोटा और उसकी बहन आश्चर्य से उस दृश्य को देखते रह जाते हैं। उनकी नाव धीरे धीरे उस खंडहर के करीब पहुंचती है।
समुद्र में डूबी हुई दुनिया के बीच यह इमारत किसी छोटे से द्वीप की तरह खड़ी थी। लड़का उत्साह से अपने पिता को आवाज देता है, पापा वहां लोग हैं। उसे लगता है कि आखिरकार उन्हें कोई दूसरा इंसानी समूह मिल गया है। दोनों बच्चे खुशी खुशी हाथ हिलाकर सामने वालों को बुलाने लगते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि यह मुलाकात खतरनाक भी हो सकती है। बच्चे हैरानी से पिता की ओर देखते हैं। पिता हथियार उठाते हुए बच्चों को आदेश देते हैं कि वे चुपचाप नाव के अंदर इंतजार करें। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही है। वह आगे कहते हैं, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो तुरंत पाल खोलकर यहाँ से निकल जाना। लड़का घबरा कर पूछता है, क्या आप उन लोगों से लड़ने जा रहे हैं? पिता हथियार तैयार करते हुए जवाब देते हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अच्छे लोग हैं या बुरे। आखिरकार पिता जहाज के किनारे पर चढ़कर सामने वालों का सामना करने निकल पड़ते हैं, जबकि बच्चे पीछे खड़े होकर चिंता से उन्हें जाते हुए देखते हैं। डूबे हुए शहरों के बीच उनके पिता नीचे उतर रहे थे। ऊपर खड़े दोनों बच्चे चुपचाप अपने पिता को देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद उनकी नजर उस इमारत पर पड़ी जो अब भी समुद्र के ऊपर किसी तरह टिकी हुई थी। उसी समय उनके पिता पानी से बाहर निकले और तेजी से उस खंडहर की ओर बढ़ने लगे। करीब पहुंचकर पिता ने विशाल इमारत को ध्यान से देखा। जगह पूरी तरह उजाड़ चुकी थी। पिता ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, क्या यहाँ कोई है? हमें मदद चाहिए। फिर अचानक उनकी नजर ऊपर जाती है, जहां उन्हें कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उन सीढ़ियों की मदद से वे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बंद दरवाजा नजर आता है। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके सामने एक कंकाल पड़ा होता है। ये देखकर वे चौंक जाते हैं, लेकिन जब वे चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो उन्हें वहां कई और कंकाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। अब उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस जगह पर ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे? दूसरी तरफ बोटा और उसकी छोटी बहन नाव पर उनका इंतजार कर रहे थे। बोटा की बहन उम्मीद भरे अंदाज में कहती है, मैं आशा करती हूं कि वे लोग अच्छे होंगे। इस पर बोटा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मैं भी उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं। लेकिन तभी बोटा की नजर समुद्र की ओर जाती है। पानी के अंदर कोई परछाई धीरे धीरे डूबती हुई दिखाई दे रही थी। वह ध्यान से देखता है और उसे लगता है कि शायद कोई आदमी मदद के लिए संघर्ष कर रहा है। उधर इमारत में खोजबीन करते हुए बोटा के पिता को एक डिब्बा मिलता है। जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर 2 हाई एक्सप्लोसिव बम रखे होते हैं। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस वीरान जगह पर इतने खतरनाक बम क्या कर रहे हैं। तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार पूरी तरह टूटी हुई थी और उसमें एक विशाल गड्ढा बना हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि लोहे की सलाखें बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी भयानक ताकत ने बाहर से हमला किया हो। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो दूसरी दीवार पर उन्हें बड़े बड़े नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। ये वही निशान थे जो उन्होंने पहले अपनी नाव पर भी देखे थे। तभी अचानक नाव की तरफ से आवाज आती है, डैडी, डैडी। ये सुनते ही वे तुरंत पलटते हैं और तेजी से नाव की ओर तैरने लगते हैं। नाव के पास पहुंचकर वे घबराकर पूछते हैं, रीटा, क्या तुम ठीक हो? तभी बोटा कहता है, डैड, हमें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। समुद्र में एक आदमी डूब रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर उनके पिता चौंक जाते हैं। एक आदमी? वे तुरंत पानी के अंदर झांकते हैं, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। पानी की गहराइयों में उन्हें एक भयानक आकृति दिखाई देती है। वे पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, वह आदमी नहीं है। इतना सुनते ही वह रहस्यमयी आकृति पानी के अंदर गायब हो जाती है। बोटा हैरानी से कहता है, वो तो गायब हो गया। लेकिन उसके पिता गंभीर आवाज में कहते हैं, नहीं, वह अभी भी यहीं है। और फिर कहानी हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। वहां वह विशाल मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से उनकी नाव की ओर बढ़ रहा था। अगले ही पल वह अपने विशाल जबड़ों को खोलता है और एक ही झटके में पूरी नाव को अपने दांतों के बीच जकड़ लेता है। नाव बुरी तरह हिलने लगती है। बोटा और उसकी बहन डर से चीख उठते हैं। उन्हें बचाने के लिए उनके पिता तुरंत दोनों को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेते हैं और तभी वह विशाल समुद्री राक्षस पूरी तरह उनके सामने आ जाता है। उसकी डरावनी आंखें, विशाल शरीर और खून से भरे नुकीले दांत देखकर बोटा और उसके पिता के मुंह से एक साथ चीख निकल पड़ती है, लेवायथन।